ग्रुप के अनुसार में आपका स्वागत है। आज हम लोग का बायोलॉजी का थर्ड क्लास है और हम लोग थर्ड लेसन आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका वीडियो 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विकास क्या पढ़ेंगे? जैव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमित परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा गया है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि के विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया जैव विकास है। लैमार्क जी द्वारा, डार्विन, वेवेल्स और डी ब्यूबरी जी द्वारा, ये क्या है? आदि लोग वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने जैव विकास के लिए खोज किया है। तो एक एक बढ़ेंगे। वर्गीकरण का प्रमाण तुलनात्मक शरीर में परिणाम, अवशोषण का परिणाम संयोजक हो गया और ये आपका सारा चीज़ क्या तरीका है विशेषताओं के बारे में बताया गया। तो नीचे स्टार्ट करते हैं। समझातन यानी कि होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देती है, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य का हाथ की मौलिक रचना एक जैसी है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, काल्पस व मेटाकाल्प जैसी स्थितियाँ होती है। इनका भौतिकी विकास भी एक जैसा ही होता है, परंतु इनके सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए, घोड़े का टांग दौड़ने के लिए और मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। और सेकंड है समरूप अंग। समरूप जैसे एक जैसा अंग रहेगा तो समरूप अंग हो जाएगा। उसमें क्या क्या है? ऐसे अंग जो समान कार्य करने के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देता है, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होता है, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण तितली, पक्षियाँ और चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियाँ के पंख की रचना शरीर भित्ति के भेज द्वारा, पक्षियों की पंख की रचना ऊपरी अग्रपादों के पैरों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथों के 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के द्वारा फैलित त्वचा से होती है। अवशोषी अंग बोलेंगे ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों के पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव के कारण इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप हो गया है। अवशोषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव, त्वचा की बाल, वर्मीफॉर्म, एक्सपुस आदि। मनुष्य में लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग कितना? 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था? साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास को सरीसृपों से हुआ। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृप से हुआ है। जल और स्थलचर जीवों के विकास मत्स्य वर्ग के हुआ है। जल और स्थलचर जीवों का विकास किससे हुआ? मत्स्य वर्ग से। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी किससे हुआ? तो सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारे धरती पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए, भूप्रपटल की रचनाओं में परीक्षित मिलते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लैमार्क, डार्विन व उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उसकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में प्रकाशित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों और उनके अंगों फिलॉसफीवाद सिद्धांत, लैमार्कवाद पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये आपको जूम हो गया। लैमार्कवाद का सिद्धांत कब हुआ? 1809 इसमें। इसको एक पुस्तक क्या है? फिलॉसफी जूलॉजी में प्रकाशित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों का सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों का विभिन्न अंग का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग होने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग होने वाले का कम विकास होता है। इन अंगों का कम या अधिक उपयोग करने का सिद्धांत भी है। इस प्रकार के जीवों द्वारा उपर्जित लक्षणों को वंशागित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नई नई जातियाँ बन जाती है। उदाहरण के लिए जिराफ का गर्दन का लंबा होना, किनके द्वारा बताया गया? लैमार्क। अगर जिस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कीजिएगा वो आपको ज़्यादा डेवलप होगा, ऐसा किनका कहना था? लैमार्क का कहना था। अब डार्विनवाद पढ़ते हैं। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सबसे अधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पूरा अवशेषों का महानतम अवशेष कहा गया है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों पर जीवन प्रयास पैटर्न संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय एवं पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। विभिन्नताएं तो इन्हें उनके जनकों के वंशावली से मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है, उसे काफ़ी हद तक जीवधारियों का मूल लक्षण और भिन्नता पाई जाए उससे नई जीव नहीं बन पाती हैं। एक इनके द्वारा किया था डार्विनवाद और नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात उनके समर्थकों द्वारा नव डार्विनवाद के संस्था उठे, जिससे नव डार्विनवाद इसके अनुसार किसी जाति पर कोई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ा, जिससे इस प्रकार की नई जाति बन जाती है, जिससे विविधता, उत्परिवर्तन और विकृति पाई जाती है। ये आपका टॉपिक छोटा था, उत्परिवर्तन। हम लोग अब उत्परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। जनन
जनन। इस प्रकार नव-डार्विन वाद के अनुसार जीन में साधारणतः परिवर्तन के परिणामस्वरूप नई जातियां जन्म लेते हैं, जिसे जीन परिवर्तन भी कहा जाता था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यह पुस्तक ह्यूगो डी व्रीज द्वारा प्रस्तावित की गई। इस सिद्धांत को 5 प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी-छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्रकृति चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय और क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। सेकंड, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। उत्परिवर्तन लक्षणों के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। थर्ड, उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है या किसी एक अंग विशेष में अथवा उसके अंगों से एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रकृति क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। 4, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न होती है। उत्परिवर्तन से साधारण किया जाता है। जीवन के भीतरी अंतर्गत को उत्परिवर्तन कहा गया है। तो इस प्रकार आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक बहुत ही साधारण और इजी था। ऐसे क्वेश्चन एक आध कभी कभी एग्जाम में पूछता है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें आपको पूछेगा लैमार्कवाद पूछेगा आपको। लैमार्कवाद ने कहा, लैमार्कवाद क्या बताएं तो उनके बारे में पूछेगा। लैमार्क, तो लैमार्क ने सिद्धांत दिया था कि क्या हो जाएगा, जिराफ का गर्दन का लंबा होना लैमार्कवाद। बोले तो जिस चीज़ का जितना यूज होगा वो ज़्यादा लंबा होगा। डार्विनवाद ने जीन के बारे में बताया था कि नहीं, नव डार्विनवाद जीन से रिलेटेड होता है। इस प्रकार डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारणतः परिणामस्वरूप नई जातियाँ बन जाती हैं। और फिर उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। आपका वैज्ञानिक का नाम बोले, एक क्वेश्चन पूछा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। और चार्ल्स डार्विन हो गया। और इस प्रकार ये लेसन आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।